Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Ode on a Grecian Urn, which is written by John Keats. Let's know a little bit about the poet John Keats. जॉन कीट्स 31 अक्टूबर 1795 को इंग्लैंड में पैदा हुए और 23 फरवरी 1821 को उनकी डेथ हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 25 ईयर्स थी। जॉन कीट्स की बेस्ट पोइट्री उनके 5 ऑड्स को कंसिडर किया जाता है और ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न इन्हीं में से एक ऑड है। ऑड क्या होता है इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। जॉन कीट्स एक बेहतरीन इंग्लिश रोमांटिक और लिरिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट्री कैसी होती है? बेसिकली रोमांटिक पोइट्री जो है वो क्लासिकल पोइट्री के लिए एक तरह से रिएक्शन था। ये इमेजिनेशन में बहुत हाई होती है। रोमांटिक पोइट्स बिलीव इन इमेजिनेशन, दे लव इमेजिनेशन और उनकी नेचर से मोहब्बत रोमांटिक पोइट्री में नज़र आती है। नेचुरल सीन्स को बड़ी खूबसूरती से डिपिक्ट करते हैं रोमांटिक पोइट्री में। और रोमांटिक पोइट्री थोड़ी सी मेलनकलिक होती है, यानी कि इसमें सैडनेस का एक एलिमेंट होता है। इसके अलावा इसमें हेलेनिज्म का एलिमेंट होता है। रोमांटिक पोइट्स जो थे वो ग्रीक से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इसलिए रोमांटिक पोइट्स ने ग्रीक लिटरेचर और आर्ट के रेफरेंसेस को, अलुजन्स को अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है और इसी चीज़ का नाम हेलेनिज्म है। इसके अलावा रोमांटिक पोइट्री में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से मुराद है बियॉन्ड द नेचर, मीन गॉस्ट, स्पिरिट्स, यू मे से डेटीज़, फेरीज़, एल्व्स यानी भूत, प्रेत और रूहें वगैरह सुपर नेचुरल एलिमेंट कहलाती हैं। और इसके अलावा रोमांटिक पोइट्री सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब है शायर का अपनी पर्सनल फीलिंग्स, इमोशंस और थॉट्स को अपनी पोइट्री में एक्सप्रेस करना, जैसे कि न्यू क्लासिकल्स नहीं करते थे। उनकी पोइट्री जो है वो ऑब्जेक्टिव होती थी, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक तरफ रख के शायरी करते थे। तो रोमांटिक्स उसके बरक्स जो है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं पोइट्री में, जिसे हम सब्जेक्टिविटी का नाम देते हैं। तो लिरिक पोइट्री से मुराद भी यही है कि ये सेंटिमेंट्स को डिस्क्राइब करती है। और इसके अलावा जॉन कीट्स की पोइट्री में इमेजरी का बहुत यूज़ है। वो बड़े ब्यूटीफुल इमेजेस डिपिक्ट करते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए और इन्हें सेंशस पोइट कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी शायरी में सेंसेस का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से करते हैं, जैसे सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, जिसे ऑल्फैक्टरी सेंस कहते हैं। और इसके अलावा जॉन कीट्स की ज़िंदगी के बारे में एक अहम पहलू उनकी फैनी ब्राउन से मोहब्बत भी है। ही लव फैनी ब्राउन पैशनेटली बट ही कुडंट गेट हर। लेट्स सी कि ये पोइम किस बारे में है। टाइटल है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रेशियन? जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड लोग पाकिस्तानी कहलाते हैं, इंडिया से बिलोंग करने वाले इंडियंस होते हैं। सो ग्रीस से बिलोंग करने वाले ग्रेशियन हैं, यानी ग्रीस एक इलाके का नाम है, तो वहाँ की बनी हुई चीज़ या वहाँ के रहने वाले ग्रेशियन हुए। और अर्न जो है दैट इज़ अ वेसल, एक बर्तन सुराही की शक्ल का विद लॉन्ग नेक, जिसमें के क्रिमेटेड पर्सनस की एशेस को स्टोर किया जाता था। कुछ मज़ाहिब में जो कॉप्सेस होती हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, उन्हें जला दिया जाता है और जलाने के बाद उनकी एशेस को, उनकी राख को स्टोर करने के लिए ये अर्न्स यूज़ होते थे। तो टाइटल से हमें पता चलता है कि ये पोएम एक ऐसे अर्न, एक ऐसे पॉट के बारे में है जिसे ग्रीस में बनाया गया। रोमांटिक्स जो हैं वो ग्रीक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जिसे हम हेलेनिज्म का नाम देते हैं। तो डेफिनेटली ये ग्रीक्स का बनाया गया पॉट है जिसने कि जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। जॉन कीट्स ने इस अर्न को एक ब्रिटिश म्यूज़ियम में देखा था एंड ही वॉज सो फैसिनेटेड बाय इट कि उन्होंने इसके बारे में पूरी पोएम लिख डाली।
इसके बाद इस पोइम में जो पोइटिक टेक्निक यूज़ की गई है या लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है वो एक फ्रेसिस भी है। जब किसी भी पीस ऑफ आर्ट को, वर्क ऑफ विजुअल आर्ट को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है तो उसको हम एक फ्रेसिस कहते हैं। जैसे कि इस पोइम में ग्रेशियन अर्न के ऊपर बनाई गई पेंटिंग्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया और ग्रेशियन अर्न बजाते खुद भी एक पीस ऑफ आर्ट है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक फ्रेसिस का इस्तेमाल है। ऑड है ये पोइम, जैसे कि टाइटल से पता चलता है। तो ऑड जो है एक ऐसी पोइम होती है जिसमें कि फॉर्मली एड्रेस किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, सीन को, किसी इंडिविजुअल को या इवेंट को, और मुखातिब करने के बाद इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, इसकी अप्रिसिएशन होती है, तारीफ़ होती है इस पोइम में। तो ऐसी ही ये नज़म है, इसीलिए इसको ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न कहा गया, क्योंकि ये ग्रेशियन अर्न को एड्रेस करके लिखी गई है और ग्रेशियन अर्न को ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है इसमें। जॉन कीट्स की सेंशसनेस इस पोइम में बहुत ही ऑब्वियस है। हमें पोइम को पढ़ते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी विजुअल, अपनी ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी सेंसेस का इस्तेमाल किया है, मतलब अपनी देखने की, सुनने की और सूंघने की हिस्सियात का इस्तेमाल किया है। ये पोइम पहले एनोनिमसली यानी कि गुमनाम तौर पर शाया हुई थी और इस पोइम में 5 स्टेंजाज हैं। स्टेंजा एक्चुअली किसी भी पोइम की डिवीजन को कहते हैं, यानी इस पोइम को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और हर हिस्से को हम एक स्टेंजा कहेंगे और हर स्टेंजा में 10 लाइन्स हैं। थीम्स इस पोइम के हैं इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट, ब्यूटी और रोमांटिसिज्म। थीम वो बेसिक आइडियाज़ होते हैं जिन्हें किसी पीस ऑफ आर्ट में, पीस ऑफ लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है। तो इस पोइम में इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट को डिस्कस किया गया है कि आर्ट इज़ सुपीरियर टू लाइफ। नेचुरल ब्यूटी को डिस्कस किया गया है और डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टाइम को डिस्कस किया गया है कि टाइम जो है, वक्त जो बहुत ही बेरहम चीज़ है और चीज़ों पर इसके तबाह को नसरात होते हैं। ट्रांजियस ऑफ लाइफ को, मीन ज़िंदगी के मुख्तसर होने को, टेम्परेरी होने को भी डिस्कस किया गया है। ऑड्स को फॉर्मली एड्रेस के साथ स्टार्ट किया जाता है, तो जॉन कीट्स ने भी अपनी इस पोम को ग्रेशियन अर्न को एड्रेस करते हुए स्टार्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल इब्तदा में ग्रेशियन अर्न को 3 मुख्तलिफ टाइटल्स से, नामों से मुखातिब किया है। पहली लाइन में वो कहते हैं, दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, Sylvan historian who cast thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। तो पहली लाइन में उन्होंने ग्रेशियन अर्न को नाम दिया है unravished, मीन untouched, chaste, holy, bride of quietness, खामोशी की दुल्हन। So why poet called the Grecian urn unravished bride, mean holy bride of quietness? Because it is made of white marble, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ ये अर्न, और जो वाइट कलर है दैट इज़ थॉट द कलर ऑफ हॉलीनेस इन यूरोपियन कल्चर। तो ग्रेशियन अर्न जो है वो खामोशी की दुल्हन है। दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तो दूसरा टाइटल है फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। सो फोस्टर चाइल्ड इज़ अ चाइल्ड विच इज़ प्रोटेक्टेड एंड ब्रॉट अप बाय समवन, बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होता। तो इसको वो साइलेंस और स्लो टाइम का फोस्टर चाइल्ड क्यों कह रहे हैं, लाडला बच्चा? क्योंकि वक्त जो हर चीज़ को तबाह कर देता है, नॉर्मली लिविंग थिंग्स को तबाह कर देता है, ज़्यादा बुरे असरात होते हैं वक्त के जानदार चीज़ों पर। उसने इस ग्रेशियन अर्न को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये अभी तक बिल्कुल इंटैक्ट है, सही सलामत है। सो दैट इज़ वाई जॉन कीट्स कह रहे हैं कि खामोशी की दुल्हन है, बिकॉज द आर्ट इज़ साइलेंट, इट हैज़ नो वॉइस, और इसके अलावा वक्त ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वक्त इसके लिए बहुत स्लो रहा, तो ये वक्त का लाडला बच्चा है। थर्ड टाइटल जो पोइट ने इस ग्रेशियन अर्न को दिया है वो सिल्वन हिस्टोरियन।
तो सिल्वन बोलते हैं दही इलाके से बिलोंग करने वाला, रूरल, पेस्टोरल, हिस्टोरियन हु रिकॉर्ड्स हिस्ट्री, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में जो लिखते हैं। तो सिल्वन हिस्टोरियन क्यों? क्योंकि कदीम दौर के दही इलाकों के मनाजिर जो हैं वो इस ग्रेशियन अर्न के ऊपर पेंट किए हुए हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ सिल्वन हिस्टोरियन। तो वो कह रहे हैं जी ये तीनों टाइटल्स देने के बाद हु कास्ट मीन कैन दस एक्सप्रेस कि तुम वो हो जो बयान कर सकता है अ फ्लावरी टेल, एक फूलों वाली दास्तान, कहानी, मोर स्वीटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से, देन आवर राइम इन पोम, मेरी नज़मों से भी ज़्यादा खूबसूरती के साथ तुम ये फूलों भरी दास्तान जो है वो बता सकते हो। वट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड्स हॉन्ट्स अबाउट द शेप ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी। तो नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं वट लीफ फ्रिंज्ड मतलब होता है डेकोरेटेड विद लीव्स, पत्तों से सजे सजाए। लेजेंड्स का मतलब है किस्से, कहानियाँ, मिथ्स, स्टोरीज वगैरह। हॉन्ट्स मीन स्टेज, रुके हुए, ठहरे हुए। अबाउट द शेप, तुम्हारी फॉर्म के ऊपर, तुम्हारी बॉडी के ऊपर ये जो पत्तों के साथ सजी सजाई कहानियाँ लिखी हुई हैं, पेंट की हुई हैं, ये किन लोगों की हैं? सो दैट इज़ अ क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड बाय द पोइट फ्रॉम द ग्रेशियन अर्न कि तुम्हारे ऊपर पत्तों के साथ डेकोरेट करके कुछ मिथ्स लिखी हुई हैं, कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं, ये किन की हैं? ऑफ डेटीज़, देवी देवताओं की हैं, गॉड गॉडेसेस की हैं, और मॉर्टल्स या फिर ये ह्यूमन बींग्स की हैं। ह्यूमन बींग्स आर नॉर्मली कॉल्ड मॉर्टल्स, वैसे तो एनिमल्स भी मॉर्टल होते हैं। और ऑफ बोथ, या फिर दोनों की हैं। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी, तो टेम्पे और डेल्स ऑफ आर्केडी दोनों ग्रीस के टेरिटरीज यानी इलाकों के नाम हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये इंस्पायर हैं बहुत ज़्यादा ग्रीक आर्ट और लिटरेचर से, तो वहीं के इलाकों का हवाला दे रही हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर जो देवी देवता या इंसानों की कहानियाँ लिखी हुई हैं, डेकोरेट करके लिखी हुई हैं, ये टेम्पे और आर्केडी वगैरह के इलाकों की हैं। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। What men or gods are these? So there are some pictures of men or possibly gods in the form of men. कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं इस अर्न के ऊपर इंसानों की, या वो देवता है इंसानों के भेस में। वो कह रहे हैं ये कौन है? What maiden loth means shy और डिसलाइक करना किसी चीज़ को, डिनाई करना किसी चीज़ से, और मेडन्स का मतलब है यंग लेडी। तो कुछ जवान दोशीज़ाओं की, ख़वातीन की तस्वीरें बनी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि ये शर्मीली ख़वातीन कौन है? वट मैड परस्यूट मीन टू फॉलो, टू चेज समवन। सो द सीन इज़ दैट देयर आर सम गर्ल्स गोइंग एंड द मैन और द गॉड्स आर चेजिंग दोज गर्ल्स। तो वो पूछ रहे हैं कि ये इतना मैड, इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ जो फॉलोइंग है ये क्यों किया जा रहा है? इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो है वो इन मेडन्स को चेज किया जा रहा है। वट स्ट्रगल टू एस्केप बट दीज मेडन्स, दीज गर्ल्स आर ट्राइंग टू अवॉइड दोज मैन और गॉड्स। वट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, वट वाइल्ड एक्सटेसी। तो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, पाइप्स और टिम्ब्रल्स जो है वो बांसुरियाँ, नफीरियाँ वगैरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की तस्वीरें भी बनी हुई हैं ग्रेशियन अर्न के ऊपर। तो वो कह रहे हैं कितनी खूबसूरत ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वाइल्ड हम यहाँ पे कहेंगे फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। एक्सटेसी मीन एक्सट्रीम हैप्पीनेस। तो जो भी पिक्चर्स ऊपर बनी हुई हैं, वेदर दीज आर मैन और गॉड्स, इंसान हैं, देवता हैं, या फिर लड़कियां हैं, मेडन्स हैं, सब जो है वो वाइल्ड एक्सटेसी में नज़र आ रहे हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस में नज़र आ रहे हैं। लेट्स रीड द सेकंड स्टैंजा। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो धुनें सुनाई दे रही हैं वो तो सुरीली हैं, लेकिन जो सुनाई नहीं देती वो उनसे भी ज़्यादा सुरीली हैं। ऐसी स्टेटमेंट को पैराडॉक्स कहा जाता है। पैराडॉक्स एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब है सेल्फ कंट्राडिक्टरी होना, मतलब अल्फाज अपना
डिनाइल, अपना इनकार खुद ही करते दिखाई देते हैं। जैसे कि अनहर्ड हाउ कैन बी स्वीटर, जो धुनें आपने सुनी ही नहीं वो कैसे सुरीली या ज़्यादा सुरीली हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी लाइंस पर गौर करेंगे तो ये एक ज़्यादा डीपर मीनिंग कन्वे करती हैं। जैसे कि जॉन कीट्स जो हैं वो एक रोमांटिक पोइट हैं और वो इमेजिनेशन को रियलिटी से ज़्यादा सुपीरियर और परफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो इमेजिनरी वर्ल्ड इज़ द आइडियल वर्ल्ड फॉर हिम। उनके लिए उनकी जो आइडियल वर्ल्ड है वो सुपीरियर टू दिस फिज़िकल वर्ल्ड है। सो दैट इज़ वाई वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में जो हम धुनें सुनते हैं, ट्यून सुनते हैं, दैट आर स्वीट, वो भी अच्छी हैं, सुरीली हैं, लेकिन वो जो इमेजिनरी वर्ल्ड में है, मेरी इमेजिनेशन में जो धुनें बज रही हैं, जैसे कि कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया था प्रीवियस स्टैंजा में, टिम्ब्रल्स और पाइप्स का, तो वो इमेजिन कर रहे हैं कि वो टिम्ब्रल्स और पाइप्स जो है ना, दे आर प्लेइंग ऑन द म्यूज़िक एंड दैट म्यूज़िक इज़ स्वीटर। वो जो मौसीकी है वो ज़्यादा सुरीली है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। पिछले में वाइल्ड एक्सटेसी का जिक्र था पिछले स्टैंजा में, अब इसमें ये म्यूज़िक वाइल्ड नहीं है, इंथ्यूजियास्टिक नहीं है, बल्कि सॉफ्ट है। तो वो कह रहा है कि ये सॉफ्ट धुनें जो हैं वो बजाते रहो, धीमी धीमी सी धुनें। ही इज़ रिक्वेस्टिंग टू द पिक्चर्स विच आर पेंटेड ऑन द अर्न, जिनके पास जो हैं वो पाइप्स और टिम्ब्रल्स पकड़े हुए हैं, कि तुम यही वाले सॉफ्ट जो ट्यून्स हैं विच आर इमेजिनरी ट्यून्स काइंडली प्ले ऑन, तुम इन्हें बजाते रहो। नॉट टू द सेंशुअल एयर, सेंशुअल मीन फिजिकल एयर, मेरे इन कानों के लिए नहीं, बट मोर इंडियर्ड, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो मेरे करीब हैं, मेरे पसंदीदा हैं। पाइप किसके लिए बजानी है धुनें उन्होंने? टू द स्पिरिट डिटीज़, तो वो स्पिरिचुअल जो एयर्स हैं, जो इमेजिनरी एयर्स हैं आइडियल वर्ल्ड में, उनके लिए। डिटीज़ का मतलब होता है सिंपल शॉर्ट सॉन्ग्स। तो वो कह रहा है कि छोटी छोटी धुनें बजाओ ऑफ नो टून, ऐसे गाने बजाने जिनमें कोई टोन नहीं है, मतलब सुनाई नहीं देगा फिजिकल एयर को वो गाना, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल एयर्स के साथ जो है वो उस गाने को सुन पाएंगे। नाउ ही इज़ एड्रेसिंग टू अ पिक्चर of a beautiful young guy who has some musical instrument in his hands. Fair youth, beneath the trees, thou canst not leave thy song. अब वो उसे मुखातिब करके कह रहे हैं कि खूबसूरत नौजवान, तुम दरख्तों के नीचे खड़े हुए हो, तुम कभी भी अपना गाना नहीं छोड़ सकते। Why he cannot leave his song? Because he is a picture, he is not a living being. सो वो नॉन लिविंग थिंग है, वो पेंटेड है, फ्रोज़न ऑन द टाइम एंड फ्रोज़न ऑन द अर्न है, तो इसकी वजह से वो अपना गाना कभी नहीं छोड़ सकता। ही कैन नॉट बी बोर्ड ऑफ हिज म्यूज़िक बिकॉज ही इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग, ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, एंड ही इज़ स्टैंडिंग बीनीथ द ट्रीज, वो दरख्तों के नीचे खड़ा हुआ है। नॉट एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, यानी ना तो ये खूबसूरत नौजवान अपना गाना छोड़ सकता है, और ना ही जिन दरख्तों के नीचे ये खड़ा हुआ है वो कभी भी पत्तों से महरूम होंगे। बेयर का मतलब है लीफलेस हो जाना, खज़ां के आने पर पत्तों का गिर जाना। तो फिर से इमॉर्टैलिटी का आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आर्ट है दैट इज़ इमॉर्टल, द पिक्चर्स आर इमॉर्टल, द पिक्चर्स विच आर पेंटेड ऑन द अर्न विल रिमेन सेम, वो हमेशा एक जैसी ही रहेंगी तस्वीरें। उस पर बने हुए जो नौजवान हैं वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, वो जो म्यूज़िक बजा रहा है वो म्यूज़िक कभी भी उसको बोर नहीं करेगा, म्यूज़िक बजाना कभी नहीं छोड़ेगा। जो दरख्त इस अर्न के ऊपर बने हुए हैं वो कभी भी खज़ां के आने पर पत्ते नहीं गिराएंगे। नाउ ही इज़ एड्रेसिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर विच इज़ पेंटेड ऑन द अर्न। बोल्ड लवर, नेवर नेवर कास्ट दाउ किस, दाउ विनिंग नियर द गोल येट, डू नॉट ग्रीव। In the next picture, the scene is there is a young guy with his beloved and he is trying to kiss her. So he is consoling that man. वो उसे कह रहे हैं कि बोल्ड मीन बेबाक, बहादुर, लवर अगरचे के तुम अपनी जो महबूबा है you cannot touch her, but you should not be sad. तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अब दुखी होने की ज़रूरत क्यों नहीं है? इन द वेरी नेक्स्ट लाइन्स ही इज़ एक्सप्लेनिंग, शी कैन नॉट फेड,
तुम्हारी जो महबूबा है वो कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती है। फेड दो मीनिंग में हो सकता है। फेड का मतलब होता है मध्यम पड़ जाना, अपनी खूबसूरती चमक दमक खो देना, और दूसरा होता है डिसअपेयर हो जाना। तो पॉसिबली ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज बिलवड फैनी ब्राउन, कि वो उसकी ज़िंदगी से फेड हो रही थी उसकी बीमारी की वजह से। वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ही कुडंट मैरी हर, सो ही इज़ पॉसिबली थिंकिंग अबाउट दैट। तो वो कंसोल कर रही हैं उस यंग गाय को जिसकी तस्वीर बनी हुई है अर्न के ऊपर। ऑल्दो यू कैन नॉट बी यूनाइटेड विद योर बिलवड बट शी विल ऑलवेज बी विद यू, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। एंड हर ब्यूटी विल नॉट फेडेड, उसकी खूबसूरती जो है वो भी कभी ख़त्म नहीं होगी। दो दाउ हैज़ नॉट दाई ब्लिस, अगरचे के यू कैन नॉट गेट द हैप्पीनेस ऑफ द यूनियन, लेकिन इसके बावजूद फॉर एवर विल दाउ लव एंड शी बी फेयर, तुम हमेशा ऐसे ही इसे चाहोगे और वो हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहेगी। मीन इन द रियल वर्ल्ड, इन दिस प्रैक्टिकल फिजिकल वर्ल्ड विद हार्श रियलिटीज़, व्हाट हैपन्स कि जो मोहब्बत होती है वो भी बीमारी के साथ, गुर्बत के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो मध्यम पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये दोनों जो फिगर्स हैं, दीज आर पिक्चर्स पेंटेड ऑन द अर्न, तो इनकी मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी। दैट विल बी एवर लास्टिंग, एवर यंग। और जो लड़की बनाई हुई है बिलवड, वो भी हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहेगी, बिकॉज शी इज़ नॉट अ लिविंग ह्यूमन बीइंग, शी इज़ पिक्चर। सो वही केस पूरे में जो है वो इमेजिनरी आइडियल वर्ल्ड को प्रेजेंट किया हुआ है, अपनी ऑडिटरी सेंस को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया हुआ है। अनहर्ड मेलोडीज़ आर स्वीटर कह के, और इसके अलावा जो है वो बता रहे हैं कि हाउ दीज पिक्चर्स आर इमॉर्टल which are painted on the urn. John Keats is considering the world painted on the urn as a real place. It is never changing world. So he is addressing to the boughs of the trees. दरख्तों की शाखों से मुखातिब होके कह रहे हैं, a happy happy boughs that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu. कि दरख्तों की शाखों, तुम बहुत खुश हो, खुश नसीब हो, तुम कभी भी अपने पत्तों को नहीं गिराओगी, कभी भी मौसम बहार को खुदा हाफिज़ नहीं कहोगी। बिड मीन टू से एंड एड यू मीन गुड बाय, क्योंकि ये पिक्चर्स है तो कभी ख़ज़ां नहीं आएगी, हमेशा बहार रहेगी, पत्ते कभी नहीं गिरेंगे। और नेक्स्ट लाइंस में वो इस दरख्त के नीचे खड़े हुए उसी फेयर यूथ से मुखातिब हैं कि जो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, वो कह रहे हैं कि खुश दिखाई देने वाले म्यूजिशियन, मेलोडिस्ट मतलब मौसीकार, म्यूजिशियन। अनवियर्ड, तुम बिल्कुल थके हुए दिखाई नहीं दे रहे, फ्रेश दिख रहे हो। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, तुम हमेशा ऐसे ही धुनें बजाते रहोगे, गाने बजाते रहोगे, और ये गाने हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। हमेशा क्यों गाने बजाएगा और हमेशा क्यों नहीं रहेंगे? अगेन अनचेंजिंग वर्ड ऑफ द अर्न, क्योंकि अर्न जो है, इस पर जो तस्वीरें बनी हुई हैं, दीज आर फ्रोज़न, तो वो तब्दील नहीं हो सकती। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, फॉर एवर पैंटिंग एंड फॉर एवर यंग। अब वो दोबारा से वो पहली वाली पिक्चर में मौजूद जो बोल्ड लवर और उसकी बिलवड थी, उनको ड्रेस करके कह रही हैं कि तुम भी बहुत खुश हो, मोहब्बत हमेशा ऐसे ही तुम्हारी जो है वो पुरजोश रहेगी, वार्म रहेगी, और तुम इसको ऐसे ही इंजॉय करोगे। स्टिल टू बी इंजॉयड मतलब अभी बाकी है इसको इंजॉय करना, क्योंकि कभी भी ये मोहब्बत ख़त्म होने वाली नहीं है। पैंटिंग का मतलब होता है टू ब्रीथ क्विकली, तेज़ तेज़ सांस लेना। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम हमेशा पैशनेट लवर रहोगे, और तुम्हारी महबूबा जो है फॉर एवर यंग, वो हमेशा जवान रहेगी। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, और जितने भी इंसानी जिंदा इंसानों के जज्बात हैं, ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस, जिंदा इंसानों के जज्बात, फार अबव, उनसे ये जो मोहब्बत का जज्बा डिपिक्ट किया हुआ है पर ये उन सब से बहुत बुलंद है।
क्यों बुलंद है? क्योंकि जो जिंदा इंसानी जज्बात हैं, दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लॉइड, वो दिलों को बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं। क्लॉइड का मतलब है जज्बात की शिद्दत की वजह से इरिटेट हो जाना, दुखी हो जाना, थक जाना, और वो इंसानी दिलों को थका देते हैं। और अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, एक जलती हुई पेशानी, गर्म पेशानी और प्यास से खुश्क ज़ुबान, डेस्परेटली थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हो जब। तो ये लास्ट लाइन में वो अपनी फ़िज़िकल कंडीशन को भी बयान कर रहे हैं, वही टीबी सिम्टम्स, बुखार की कैफियत, शदीद प्यास की, गला सूखने की कैफियत। और वो ये भी बता रहे हैं कि जो फ़िज़िकल वर्ल्ड के ह्यूमन पैशंस हैं ये इंसानी दिल को दुखी कर देते हैं, लेकिन जो लव का पैशन डिपिक्ट किया हुआ है अर्न के ऊपर, वो हमेशा ऐसे ही जवान रहेगा, हमेशा ऐसे ही फ्रेश रहेगा। जॉन कीट्स ने रिपीटेडली हैप्पी का वर्ड यूज़ किया है, नियरली 6 टाइम्स। एक्चुअली वो इस कंसेप्ट पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये जो इमेजिनरी आइडियल वर्ल्ड के करेक्टर्स हैं ये रियल वर्ल्ड के लोगों से ज़्यादा खुश हैं। इन द फोर्थ स्टैंजा, Keats has depicted another scene which was painted on the urn. A scene is of a procession with a cow. तो वो पूछ रहे हैं, who are these coming to the sacrifice to what green altar? कि कौन लोग हैं जो कि कुर्बानी करने के लिए ग्रीन ऑल्टर की तरफ जा रहे हैं। ऑल्टर मतलब कुर्बानगाह या इबादत की जगह। तो जो ग्रीक्स थे वो नेचर वर्शिपर्स थे और सेक्रीफाइसिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो उनकी ट्रेडिशन थी। ख़ुसूसन स्प्रिंग टाइम में, मौसम बहार में स्प्रिंग फेस्टिवल होता था, तब ये लोग ऐसी कुर्बानियाँ दिया करते थे अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए। और क्योंकि ये नेचर वर्शिपर थे तो इनके जो गॉड गॉडेसेस हैं वो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की ही रिप्रेजेंटेशन होते थे, लाइक सन, मून, ग्रीन ट्रीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दैट इज़ वाई उनकी ऑल्टर को ग्रीन ऑल्टर कहा गया है। तो शायर कह रहे हैं कि ये कौन से लोग हैं जो कि अपनी कुर्बानगाह पर कुर्बानी देने के लिए जा रहे हैं। जो अर्न के ऊपर प्रीस्ट बना हुआ है, पादरी, उससे मुखातिब हैं, उसे मिस्टीरियस प्रीस्ट कह रहे हैं क्योंकि वो अननोन है पोइट के लिए, जानते नहीं हैं कि वो कौन है। लीडस्ट दाउ दैट हेफर ब्लोइंग एट द स्काइज, तो वो प्रीस्ट से कह रहे हैं कि तुम इस प्रोसेशन के, इस ग्रुप ऑफ पीपल के आगे आगे चल रहे हो, उनको लीड कर रहे हो, उनकी रहनुमाई कर रहे हो, और साथ में इस प्रोसेशन के एक गाय भी है। और द हेफर मीन काउ इज लोइंग, गाय जो है वो आवाज़ें निकाल रही है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ब्रेस्ट, और फ्लैंक्स का मतलब है साइड्स ऑफ द बॉडी, सिल्कन का मतलब है स्मूथ, तो उसकी जो पूरी बॉडी है उस पर फूलों के हार डाले हुए हैं, जैसे कि अमूमन कुर्बानी के जानवरों के साथ किया जाता है, तो उन्हें फूलों के हारों से सजाया जाता है। What little town by river or seashore or mountain built with peaceful citadel is emptied of this folk, this pious morn. तो अब जॉन कीट्स को एक और ख्याल परेशान कर रहा है। एट ए टाइम वो एक हैप्पी सीन डिपिक्ट कर रहे हैं एक प्रोसेशन का जो कि कुर्बानी करने के लिए किसी ऑल्टर पर जा रहा है, और साथ ही में वो कह रहे हैं कि ये लोग किसी कस्बे से, किसी पुरअमन किले से आए होंगे इस मुक़द्दस सुबह, तो अब वो अपने लोगों से खाली हो गया होगा वो कस्बा, वो किला जो है वहाँ पर अब कोई नहीं रहा होगा। तो इमॉर्टैलिटी का एक और यहाँ पे वो थॉट प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे नेवर टायरिंग म्यूजिशियन का कंसेप्ट था, और एवरग्रीन बाउज, दरख्तों की शाखों का कंसेप्ट था कि जिनके पत्ते कभी नहीं गिरेंगे। इसी तरह से वो उस कस्बे, उस टाउन की, उस किले की बात कर रहे हैं कि जो हमेशा खाली रहने वाला है, इसके लोग कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि जो लोग हैं दोज पीपल आर फ्रोजन पेंटेड ऑन दिस अर्न, सो दे कैन नॉट रिटर्न टू देयर होम्स। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, और नन्हे कस्बे, तुम्हारी गलियाँ तो हमेशा खामोश रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई द आर्ट डेजोलेट कैन नेवर रिटर्न,
तुम्हारी गलियां हमेशा खामोश रहेंगी और कोई एक शख्स भी नहीं होगा बताने के लिए कि आखिर तुम इतने बेआबाद क्यों हो। डेजोलेट, वीरान, तन्हा, बेआबाद, कोई भी शख्स तुम में क्यों नहीं रह रहा और कोई लौटेगा भी नहीं ये बताने के लिए। सो यहाँ पे एक हैप्पी और सैड थॉट साथ में जो है वो प्रेजेंट किए गए हैं। Like the very first stanza, in this stanza the poet is again giving some names to the urn. He is addressing directly to the urn. He says, O Attic shape, fair attitude, with breed of marble men and maidens overwrought, with forest branches undertrodden weed. तो वो अर्न को एटिक शेप और फेयर एटीट्यूड कह के मुखातिब कर रहे हैं। एटिक शेप का मतलब है कदीम एंशियंट टाइम से बिलोंग करने वाला, ग्रीक एथेंस से ताल्लुक़ रखने वाला। फेयर एटीट्यूड मीन इन अ ब्यूटीफुल पोस्चर, और ब्रीड का मतलब होता है डेकोरेटेड, के कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले, खूबसूरत अंदाज रखने वाले। तुम्हें जो है वो मार्बल के और मर्दों और दोशीज़ाओं से जो कि ओवर रोड यानी नर्विस दिख रही हैं सजाया गया है, और विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, और तुम्हारे ऊपर जो है वो जंगल की शाखें पेंट की हुई हैं, और ट्रोडन वीड मतलब ऐसी घास फूस जो लोगों के चलने से कुचली गई हो वो भी तुम्हारे ऊपर जो है वो पेंट करके तुम्हें डेकोरेट किया गया है। अगली लाइन में वो अर्न को टाइटल दे रहे हैं साइलेंट फॉर्म का, द साइलेंट फॉर्म, ए खामोश, क्योंकि अर्न जो है ही इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग, ही डिडंट से एनीथिंग। तो कह रहे हैं डो टीज अस आउट ऑफ थॉट, तुम हमें उकसाते हो, हमें परेशान करते हो, हमारे ख्यालात से बाहर निकालते हो। कौन से ख्यालात? इस फिज़िकल वर्ल्ड के परेशान कुन ख्यालात, उनसे बाहर निकालते हो। एज डॉथ एटर्निटी, एंडलेस टाइम की तरफ और आर्ट के इमॉर्टल होने की तरफ हमारी तवज्जो दिलवाते हो। एटर्निटी का मतलब है इमॉर्टैलिटी, एंडलेस टाइम। फिर उसको दोबारा से एक टाइटल दे रहे हैं कोल्ड पेस्टोरल का। तो पेस्टोरल का मतलब है बिलोंगिंग टू द कंट्री साइड, दही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला। और कोल्ड क्यों कह रहे हैं उनको? बिकॉज इट इज़ लाइफलेस, ये बेजान है। When old age shall this generation waste, thou shall remain in midst of other who than ours. तो वो कह रहे हैं कि जब बुढ़ापा इस नस्ल इंसानी को ख़त्म कर देगा, वेस्ट मीन किल, डिस्ट्रॉय, तो तुम तब भी बाकी रहोगे। दो शेल रिमेन इन मिडस्ट ऑफ अदर वुड एंड आर्स, तब और लोग होंगे, नई नस्ल होगी, उनके दुख जो है वो हमारे दुखों से अलग होंगे। अ फ्रेंड टू मैन, फिर वो उनको इंसान का दोस्त कह रहे हैं। टू होम दो सेस्ट, उस नस्ल से तुम कहोगे ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। इंग्लिश की लिटरेचर की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस लाइन है, और थीम आप कहने के बेसिक है इस पोइम का, निचोड़ है इस लाइन में। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दिस इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये मीन यू, तुम सब लोग। तो शायर कह रहे हैं कि खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई खूबसूरती है, और यही वो चीज़ है जिसे इस दुनिया में रहते हुए इंसान जान सकता है, और यही उसे जानने की ज़रूरत है। कितनी भी उम्र हो जाए, कितने भी तजर्बात कर लें, आखिरकार आप यही जानेंगे कि सच्चाई ही असल खूबसूरती है और खूबसूरती ही असल सच्चाई है। तो बेसिकली क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे रोमांटिक्स, सो द ब्यूटी विच इज़ कैप्चर्ड इन आवर इमेजिनेशन शुड बी ट्रूथ, ये उनका मानना था। सो और जो ट्रूथ जो आपकी इमेजिनेशन कैप्चर करती है वो ब्यूटीफुल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।